So, good morning, everyone. I welcome you all to the lecture series on enzymes. Today, we will be covering the topic about factors affecting enzyme activity. It is always advisable to watch this video in 1.5x speed so that the time lag is managed. Okay. So, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन-कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस चीज को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एंजाइम की एक्टिविटी होती क्या है, व्हाट एक्चुअली एंजाइम एक्टिविटी इज। ठीक है जी। जब हम एंजाइम की एक्टिविटी की बात करते हैं, एक तो हम कभी भी एंजाइम जब भी हमने मेजर करने हैं, वी कैन नॉट मेजर द एंजाइम्स इन टर्म्स ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। उसकी कंसंट्रेशन हम नहीं बता सकते। हम ये नहीं बता सकते कि एंजाइम कितने ml है, कितने ग्राम्स है। नो, वी कैन नॉट measure. So we always have to measure the enzymes in terms of their activity units. Why? Because let's say जब हम सीरम लेते हैं, है ना, जब हम सीरम लेते हैं और उस सीरम में हमें किसी एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करना है, ठीक है, तो उस सीरम में तो वाटर भी है, उस सीरम में तो बाकी सारी चीजें भी हैं। तो एंजाइम हम हमेशा मेजर करेंगे कि उस एंजाइम की एक्टिविटी कितनी है। और एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कितने टाइम में उस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। दिस इज द activity of the enzymes, and all enzymes are measured in terms of their activity units. So what is enzyme activity? The enzyme activity may be defined as the conversion of substrate into the product, just a second, into the product by an enzyme, into the product by an enzyme per unit time, per unit time. So it clearly indicates that in how much time the substrate will be converted into product by the enzyme. Substrate को product में convert करना है एंजाइम ने, वो होती है उसकी एक्टिविटी। अब अगर हम एंजाइम की एक्टिविटी की यूनिट्स की बात करते हैं, है ना, इफ वी टॉक अबाउट यूनिट्स, देयर आर टू यूनिट्स। एक यूनिट है केटल और एक यूनिट है आईयू, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स। सो वाइडली यही दो यूनिट्स हैं जो वाइडली एक्सेप्टेबल हैं और वाइडली यूज होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, उसकी रेंज उस साइंटिस्ट के नाम से भी रखी गई कई बार, है ना, सच एज किंग आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट्स, सोमगी यूनिट्स, नेल्सन सोमगी यूनिट्स, या आप कहो रीटमैन फ्रैंकल यूनिट्स, रीटमैन फ्रैंकल यूनिट्स एटसेट्रा। सो ये क्यों रखा? क्योंकि इन एंजाइम्स के पर्टिकुलर एंजाइम्स की एस्टिमेशन के मेथड्स जिन साइंटिस्ट्स ने दिए थे उनके नाम से इसका नाम आपका नेल्सन सोमगी यूनिट्स, रीटमैन फ्रैंकल यूनिट्स रख दिया। लेकिन अगर हम वाइडली एक्सेप्टेड एंजाइम एक्टिविटी की यूनिट्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ दो है। एक है केटल और दूसरी है आयु। वन इज द केटल, another one is the IU. So moving on to what kettle is. So देखो एंजाइम एक्टिविटी क्या है?
एक बार फिर से, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में बदलना किसी भी एंजाइम के द्वारा पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, कितने टाइम में कितने सबस्ट्रेट उस एंजाइम ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए, ये उसकी क्या हो गई, एंजाइम एक्टिविटी होगी। ओके, सो नाउ इन द केटल we see that or we can say we denote, the kettle denotes the conversion of one mole substrate per second. One mole substrate per second. Okay, so you can say mole per second. Mole per second. Okay, so this activity is sometimes expressed as millicattle, पर millicattle से आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना बोलोगे कि जब एक मोल सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है 1 सेकंड में, we say that it is the kettle, ठीक है। The activity is denoted by kettle. Another one is the international units, IU, जिसको हम IU बोलते हैं। दो दो नंबर की डेफिनेशंस आती है यहाँ से, international units. So international units is defined as the conversion of the conversion of 1 micromole substrate, 1 micromole substrate, और मोलर भी लिख सकते हैं ना, 1 micromole substrate per minute, per minute. So if we say that what unit amongst the two is internationally accepted, so it is the IU. IU, इसमें अगर आप इंडियन ऑथर की बुक्स पढ़ोगे तो बहुत जगह पर दिया है कि IU आपकी जो है SI यूनिट है, बट नो, SI यूनिट IU नहीं है। यस, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जब SI यूनिट की हम बात करते हैं, इन दी SI यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कंफ्यूज कर देते हो, ये बहुत सारी किताबों में ही गलत दिया है। जब हम SI यूनिट्स की बात करते हैं, SI यूनिट्स में होता है टाइम इज ऑलवेज इन सेकेंड्स, but you can see in the international unit there is conversion of 1 micromolar substrate per minute. तो IU कभी भी आपकी SI यूनिट नहीं हो सकती। अगर पेपर में लिखने को आता है कि what is the SI unit, तो आप सीधे लिखोगे although it is mentioned, reference देके है ना, it is mentioned in some of the books that international unit is the uh, SI unit, but since it is the conversion of 1 micromolar substrate into products per minute, minute is not an uh, minute is not taken as a standard. CGS होता है ना, CGS सेंटीमीटर ग्राम्स एंड सेकंड, CGS सिस्टम में सेकंड्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, but yes, whenever it comes to uniformity of the units worldwide, it is internationally accepted. And 1 IU is equal to 60 microcattles. ठीक है, this is the relationship between IU and kettle. So these can be converted according to the circumstances if we want to convert. अगर दो लैब्स की रिपोर्ट आती है और हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एंजाइम एक्टिविटी आपने पढ़ी, कि उस एंजाइम ने कितना काम किया 1 मिनट में, कितना काम किया 1 सेकंड में, कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया आइदर पर मिनट और per second. See, why these procedures came into account, because enzymes has a wide application whenever it comes to the diagnostic. एक सेकंड ना, एक सेकंड में पॉज ले रही हूँ।
हेलो भैया, नमस्कार। मेरी ऑनलाइन क्लास होती है अभी, मैं इसलिए नहीं उठा रही थी। अच्छा, तो अंदर के लिए कनेक्शन दे दीजिए एक कोने में ना। हम्म। ठीक है जी, ठीक है। ओके। ओके, सो वी वर स्टडिंग दैट दी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। की एंजाइम एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है? जितने भी डायग्नोस्टिक एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली जब हम पैनल टेस्टिंग करते हैं, जब हम ऑर्गन फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम एंजाइम्स को ही मेजर करते हैं। ठीक है। इसीलिए जो फैक्टर्स हैं एंजाइम एक्टिविटी की मेजरमेंट के, दे होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस in studies in diagnosis. So today we will be covering about the factors affecting enzyme activity. So when we see the general enzymatic reaction, the enzyme binds to the substrate forming an enzyme substrate complex, और फिर बाद में ये प्रोडक्ट में आपका निकल जाता है। तो इसका मतलब, अगर हम इस पूरी रिएक्शन को देखें, है ना, तो इस रिएक्शन के हिसाब से दो फैक्टर्स तो हमारे परमानेंट हो गए जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। तीसरा है, अलग से ये 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन टारगेट होता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, इसको मार्क कर लेना आपने। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, साथ में है आपका टेम्परेचर, फिर है आपका पीएच। तो ये तो मेन फैक्टर्स हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं, है ना। ये आपके मेन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? एंजाइम की एक्टिविटी को, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है। इसके अलावा छोटे मोटे आयंस भी हैं जो आपके जो एंजाइम एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है। सो जब भी हम एंजाइम एक्टिविटी का इफेक्ट देखेंगे, है ना, कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके। एंड दैट ग्राफ विल बी इन बिटवीन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी, है ना। आप ये समझ लो, दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी। जो चीज जिसका इफेक्ट हमने देखना है, एंजाइम एक्टिविटी को हम वेलोसिटी लिखते हैं। हम क्यों इसको वेलोसिटी लिख रहे हैं? बिकॉज दिस इज द रेट, जिस रेट से, यहां समझो ये एक चीज आप लोग, है ना, जिस रेट से प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है। ये जब हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें हम और ज्यादा डिटेल में इसके पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, दैट concentration of substrate is going to affect the activity of enzyme. So first factor is concentration of substrates. ठीक है जी। अब अगर हम इसका इफेक्ट समझना चाहें, concentration of substrate, तो स्टार्टिंग में क्या है, हम इसको किस तरीके से समझे? जब भी हम किसी एक चीज का इफेक्ट समझना चाहते हैं, तो हम उसी चीज को इंक्रीज करते रहते हैं। उस मॉलिक्यूल को हम इंक्रीज करेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट।
लेट्स से अगर आपको एक हीटर टेस्ट करना है रूम में, तो आप जो बाकी कूलिंग के अप्लायंसेस हैं उनको आप नलिफाई कर दोगे, उनका इफेक्ट आप खत्म कर दोगे। फिर आप बताओगे कि ये हीटर किस एक्सटेंट से हीटिंग दे रहा है। सपोज अगर आप कूलर का इफेक्ट देखना है आपने, तो आप उसके आसपास जितनी भी हीटिंग के अप्लायंसेस है वो हटा दोगे। So now if we want to study the concentration of substrates, let's understand this by an example. हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, है ना। हम एंजाइम एस से लगा रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं इफेक्ट, इस तरीके से समझो इसको। तो वी आर टेकिंग अ टेस्ट ट्यूब एंड इन दैट टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन द एंजाइम। एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एंजाइम है उसमें, एंजाइम हमने ले लिए। अब इसी टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम अगेन एंड अगेन वी आर एडिंग दी सबस्ट्रेट्स। ठीक है, जनरल एंजाइमेटिक रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कन्वर्टिंग इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फर्दर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो इस एंजाइमेटिक सिस्टम में अगर हम बार बार सबस्ट्रेट्स डालेंगे, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा बनेगा और प्रोडक्ट ज्यादा निकलेंगे। तो शुरुआत में क्या होगा, जब हम सबस्ट्रेट वी आर एडिंग वी कीप ऑन एडिंग द सबस्ट्रेट्स एंड वी सी दैट the concentration of the substrate is directly proportional to the activity of the enzyme। और हमें लीनियर ग्राफ मिलता है एकदम। इस तरफ हम रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं एक्स एक्सिस में, और इस तरफ हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को ही मेजर कर रहे हैं। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब के बाद, इस टेस्ट ट्यूब में जब हम सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा ऐड करने लगेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि इस एंजाइम की एक्टिव साइट ऑलरेडी सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड होगी, है ना, वो ऑलरेडी उस सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड होगी। अब उसमें हम कितने भी सबस्ट्रेट्स ऐड कर दें, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो बहुत बाद में जाके ये आपकी स्टेडी स्टेट बन जाती है। So we can say that initially the uh, enzyme activity is directly proportional to the concentration of substrate. But later on, what happens? There is a state named as steady state kinetics. बिल्कुल आपकी रिएक्शन जो है स्टेडी हो जाती है। ठीक है जी, तो अब हम इसको ग्राफ में देखेंगे। दिस इज योर स्टेडी पॉइंट, ठीक है, एंड दिस इज योर Km, और यहां पर आपकी आ जाएगी हाफ वी मैक्स। ये आपकी आ जाएगी वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर दी इसने। ठीक है, सो व्हाट द concentration of substrate says that initially when we are going to increase the concentration of substrates, the enzyme activity will also show an increasing pattern, but later on what will happen, when the steady state kinetics reaches, the enzyme activity is stable, एकदम steady state kinetics आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है सेम, बिल्कुल सेम इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। So the concentration of enzyme also
shows the same effect जैसा आपका substrate ने दिखाया था. So when the concentration of enzyme is increased, there is an increase in the enzyme activity. Okay, and later on we see that there is a stage is reached which is known as the steady state kinetics. ठीक है जी, सबस्ट्रेट का हो गया इफेक्ट, आपकी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हो गया, है ना? ऐसे ही जाएगा इसका भी, सीधा सीधा बनाती हूँ उसको. Here you can see अब हम x एक्सिस पे क्या लेंगे? एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन. y एक्सिस पे क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी. तो स्टार्टिंग में जब उस सिस्टम में बहुत ज्यादा एंजाइम्स आपके हैं, तो हम ये देखते हैं दैट दी एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाद में स्टेडी स्टेट आपकी आ जाती है. दिस इज वी मैक्स, है ना? एंड दिस इज योर km, ठीक है? एंड दिस इज हाफ, दिस इज हाफ वी मैक्स. ठीक है, ये आपका बीच में आ गया km. आप ये देख सकते हो दैट द initial velocity is increased when the concentration of enzyme is being increased. ठीक है जी. तो km, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है. km ना यहाँ से नहीं, ये तो vmax है. रुको, सीधा बनाते हैं इसको. सो दिस इज योर vmax. vmax की हाफ के पास आपकी आएगी हाफ vmax, और जब आप हाफ vmax को ही x एक्सिस के साथ जोड़ दोगे, ये आपकी आती है km, द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट. ठीक है जी. तो here you can see as soon as we are increasing the concentration of enzyme, the enzyme activity also increases unless or until we get a steady state. So next is your effect of temperature. Effect of temperature. टेम्परेचर का इफेक्ट कई बार अलग से भी पूछ लेता है एग्जामिनर, है ना? क्यों? क्योंकि इसका एक अलग सा रिलेशन है. वो रिलेशन क्या है? दैट आफ्टर एवरी 10 degree Celsius rise in temperature, the enzyme activity gets doubled. है ना? जैसे ही 10 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाएगी. ठीक है, लेकिन कब तक होगी? जब तक उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं पहुंच जाएगा, तब तक उसकी एक्टिविटी डबल होती रहेगी. एंड यू नो वी से दैट इट इज Q10, इस फैक्टर को हम बोलते हैं Q10. तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाएगी. कब तक डबल हो जाएगी?
जब तक उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर is the temperature at which the activity of enzyme is maximum। एक ऐसा टेम्परेचर जब वो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, मतलब एंजाइम ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट जितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है वो कर रहा है। सो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर यूजुअली, अगर हम नेचर की बात करते हैं, 35 डिग्री से 45 डिग्री तक वेरी करता है। ठीक है। अब 45 डिग्री क्यों? क्योंकि हम इसमें प्लांट एंजाइम्स की भी बात कर रहे हैं। ध्यान रहे, हम प्लांट एंजाइम्स की भी बात कर रहे हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन सीरम एंजाइम्स, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपको जैसे ही बुखार होता है, आपके सीरम एंजाइम्स डीनेचर होने लगते हैं, आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर होने लगते हैं, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ओके। सो हर एंजाइम का अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। क्यों ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है? अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वो अलग अलग टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, जब हम एंजाइम्स पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था दैट ऑल द एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और द ऑल द एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट दे आर डीनेचर्ड बाय हीट, they are denatured by acid, they are denatured by alkali। अब जब प्रोटीन की डिनेचुरेशन की हम बात कर रहे हैं, एंजाइम भी तो प्रोटीन है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो भी डीनेचर होगा, है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद। अब जब उस एंजाइम के प्रोटीन का, प्रोटीन है ना एंजाइम, उस एंजाइम या उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर डीनेचर हो गया, अब उसकी एक्टिव साइट भी डीनेचर हो गई। ठीक है। जब एक्टिव साइट डीनेचर हो गई, नाउ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज नो मोर स्पेसिफिक फॉर बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। अगर हम लॉक एंड की मैकेनिज्म भी देखें, है ना, तो आपके पास एक्टिव साइट भी डीनेचर हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म करता है, और हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हमारे पास बेल शेप्ड ग्राफ मिलता है। आज लाइन ही नहीं पड़ रही है सीधी। लो जी, आपके पास ग्राफ मिलेगा बेल शेप्ड। इस तरफ एक्स एक्सिस में आप टेम्परेचर, और हर 10 डिग्री पर ये पॉइंट आपने ध्यान से लिखना है Q10। आफ्टर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, the enzyme activity gets doubled for most of the enzymes, and we see that the bell shaped graph is observed। इधर को रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम V नॉट बोलते हैं, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। ठीक है। और ये आपका कौन सा टेम्परेचर आ गया? इधर सबसे ज्यादा एक्टिविटी है इस एंजाइम की, तो ये वाला टेम्परेचर आपका आ गया ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी भी एंजाइम का वो टेम्परेचर है जहां पर उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, और उतना ही वो उस हीट को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है। इसके एक एक्सेप्शंस भी है। ठीक है। जैसे देखो, आप आए दिन न्यूज सुनते हो दैट बर्फ के नीचे मिला है बैक्टीरिया, है ना, हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया मिला है। वन एग्जांपल आई रिमेम्बर, इट इज ऑफ टैक पॉलीमरेज, जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होती है एंजाइम, टैक पॉलीमरेज। एंड दिस टैक पॉलीमरेज, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द bacteria
थर्मोफिलस इक्वेटिकस, थर्मोफिलस इक्वेटिकस। अब ये जो थर्मोफिलस एक्वेटिकस है ना, ये हॉट स्प्रिंग्स में रहता है बैक्टीरिया, है ना। और इसका टेम्परेचर ऑफ डीनेचुरेशन तो बहुत ज्यादा होता है, 70 से भी ऊपर चला जाता है, 95 के आसपास, जब हम इसको डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में यूज करते हैं। ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, साइंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सेप्शंस। तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर वो 35 से 45 वाला फंडा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस होंगे जहां पर आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, हो सकता है वो माइनस में ही हो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ मूविंग ऑन टू इफेक्ट ऑफ पीएच। अब पूजा बताएगी पीएच क्या होता है, पूजा नहीं, अंजलि बताएगी। अंजलि बताओ जरा, पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? व्हाट इज पीएच? सुना है कभी पीएच, सुना है तुमने? क्या होता है पीएच? शिवांगी, आप बताओ जरा। हम्म। क्या वो कौन था? वो था पीएच। हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, और शिवांगी, और स्पेसिफिक बोलो जरा। हम्म। शिवांगी, और कुछ? किस? ठीक है, किसकी अम्लता? हाँ, विलयन की अम्लता और क्षारता को मापने की इकाई को पीएच कहते हैं। सो अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे, पेपर इंग्लिश में देना है आपने, है ना। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration. It denotes the acidity or the basicity of the solution, है ना। इसका स्केल कितना होता है? 1 से 14। 7 है न्यूट्रल, नीचे को जाएगा तो बेस, ऊपर को जाएगा तो, सॉरी, नीचे को जाएगा तो एसिड, उल्टा बोल दिया मैंने। नीचे को जाएगा तो एसिड, और अगर 7 से ऊपर जाएगा देन इट्स अ बेस। So, yes, there is effect of pH on the activity of enzyme. Why we are considering pH as important factor? क्योंकि हम अभी भी वही बात कर रहे हैं कि एंजाइम प्रोटीन से बने हैं, और प्रोटीन को हीट भी खत्म कर देता है, अंडा उबलने के बाद एक बार फिर से नहीं उसी फॉर्म में आता, ऐसे समझो इसको, है ना। एसिड भी डीनेचर करता है उसको, बेस भी डीनेचर करता है। जब एसिड और बेस भी उसको डीनेचर करता है, तो पीएच उस पे अफेक्ट डालेगा ही डालेगा। सिमिलर इफेक्ट जैसे टेम्परेचर का था, टेम्परेचर में हम सिर्फ 10 डिग्री की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम सिंपल बात करते हैं, एक बेल शेप्ड कर्व आ जाता है आपके पास, वैसा ही, है ना। बेल शेप्ड कर्व आता है, इधर हम एक्स एक्सिस पर पीएच देख रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी। अब एक चीज यहाँ पे समझने की बात है कि जब पीएच बढ़ेगा, है ना, जब पीएच बढ़ेगा, तो आपकी एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक उस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच नहीं पहुंच जाता। ठीक है। नाउ व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ द एंजाइम? द पीएच at which the activity of the enzyme is maximum. The pH at which the activity of enzyme is maximum is called as optimum pH.
ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमम पीएच है। बेल शेप्ड हमारे पास कर्व आया। अब ये ऑप्टिमम पीएच हर एंजाइम का अलग अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एसिड फॉस्फेटेज का, है ना, एसिड फॉस्फेटेज का पीएच आपका होगा 4 से 5 के बीच में। फिर आपकी जो इंटेस्टाइन में अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, उसका पीएच आपका होगा अल्कलाइन, है ना, बिटवीन 10 टू 11। बिटवीन 10 टू 11। फिर आपकी आ जाएगी देयर आर सर्टेन एंजाइम्स विच वर्क ऑन एसिडिक पीएच। ठीक है, जैसे आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, प्लांट्स और फंजाई की, तो इसमें मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो कि एसिडिक पीएच में वर्क करती हैं ऑल इन ऑल। ठीक है, सो द पीएच वेरीज फ्रॉम 4 टू 6। 6 इज एसिडिक, 6.5 6.7 इज स्लाइटली एसिडिक। तो पीएच का भी वही इफेक्ट है, पीएच का भी वही इफेक्ट है जो किसका था, आपका टेम्परेचर का था। लेकिन यहाँ पे 10 डिग्री की बात नहीं है, यहाँ पे 10 डिग्री की कोई भी बात नहीं है, है ना। यहाँ पे हम सीधे कह रहे हैं कि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ेगी। और कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक वो एंजाइम एक्टिविटी अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, सॉरी ऑप्टिमम पीएच तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट फैक्टर इज देर आर सर्टेन एक्टिवेटर्स, देर आर सर्टेन इफेक्टर्स। ठीक, वो भी अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। सो नेक्स्ट एक पॉइंट पढ़ लेते हैं इसको स्लाइड में, क्योंकि इसका भी इफेक्ट है। सो इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। हमने कोफैक्टर्स पढ़े, हमने ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी जिसमें मैग्नीशियम एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर। सो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो कोफैक्टर के बिना काम नहीं करते, है ना। सो यस, उनका भी इफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी पर होता है। कोफैक्टर कौन से हैं, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ठीक है, और आपके जिंक है, आपका कैल्शियम है, एटसेट्रा। बहुत सारे कोफैक्टर्स हैं आपके। ठीक है, सो अब कोफैक्टर भी है और बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो मेटालो एंजाइम्स हैं। ओके, सो अब ये क्या है, ये उस मेटल के बिना काम नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाई, बिकॉज इनके पूरे स्ट्रक्चर को ही वो मेटल होल्ड करता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। ठीक है, कि टाइम को हम कैसे देखें, टाइम और एंजाइम एक्टिविटी का क्या रिलेशन है। यूजुअली वी स्टडीड दैट whenever the activation energy is being lowered, the time course of the reaction will be reduced. अब एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से टाइम तो रिड्यूस हो गया, पर टाइम एक फैक्टर तभी आइडियली काम करेगा जब आपकी सारी ऑप्टिमम कंडीशंस मेट होंगी, है ना। जैसे कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशंस, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा एंजाइम का, ऑप्टिमम पीएच होगा, प्रॉपर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, प्रॉपर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन होगी। बेसिकली आपके दो फैक्टर्स हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच। अगर ये आपके सही से ऑप्टिमाइज्ड है रिएक्शन में, देन द टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस। कई बार हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम इंक्यूबेशन, कमरे में इतनी ज्यादा गर्मी है कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, और सीरम एंजाइम्स की एस्टिमेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दे रहे हैं। बट 3 डिग्री से भी फर्क पड़ता है, आपको उसको 37 के वाटर बाथ में
इंक्यूबेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और एक्यूरेट रिजल्ट डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वीव कवर्ड द फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है ना। नोट्स में उसमें ग्रुप में भेज दूंगी आपको, हैंडआउट्स भेज दूंगी अभी ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, मंडे छुट्टी है। चलो ठीक है, फिर हो गया। चलो ठीक है फिर, ओके।